हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई ये ब्लॉग होगा दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में रखेंगे हम सारा ऑफिस वाला ब्लॉग जो भी ऑफिस में हमने रिकॉर्ड किया है, और सेकंड पार्ट में रखेंगे हम 9C को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऑफिस में एक्सप्लेन कर रहा था मैं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। अब मैं माइक से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इस दो पार्ट में रखेंगे इस वीडियो को। फर्स्ट पार्ट में पूरा ऑफिस का ब्लॉग और सेकंड पार्ट में पूरा 9C का एक्सप्लेनेशन और दिखाऊंगा भी लैपटॉप पे। और उसके अलावा बोनस क्लिप भी है लास्ट में, तो पूरा ब्लॉग देखना लास्ट तक, बोनस क्लिप भी देखना पूरी। भाई अभी जा रहे हैं नोएडा वाले ऑफिस। तुषार का वेट कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के आ रहा होगा वो। भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेल्प कर दे यार। तो डोरेमोन ने गैजेट निकाल दे उड़ने वाला कुछ। भाई डोरेमोन आया नहीं आज। कौन है भाई डोरेमोन? रितेश भाई कौन नहीं आया? किसको बोल रहा थी आज कौन नहीं आया? बहुत लोग नहीं आए ऑफिस। कौन नहीं आया? कौन नहीं आया बताना। ऑफ कैमरा बताऊंगा। अभी ऑफिस में आ चुके थे थोड़ी देर पहले ही। तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बस थोड़ी सी बातें हुई तो बताऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में, बहुत इंटरेस्टिंग सी। हाँ, फोर्थ पे 2 घंटे कितने मिनट? 2 घंटे 25 मिनट। 2 घंटे 25 मिनट। अंशिका आई थर्ड। कितने मिनट? क्या 2 घंटे 238। 238। फिर सेकंड पे एक छोटा सा कोई है अपने ऑफिस। कौन है? तेरा कितना है? भाई पता है 346। 340 मतलब 4 घंटे इसका भी 4 घंटे भाई तो बस तो ये फर्स्ट थैंक यू रात के 3 बजे ऑनलाइन रहता है वो, तुम इसका देख रहे हो। भाई अगर तुम ये तुषार को हम रील भेज रहे हैं कि ये वाली रील तुषार के लिए एप्लीकेबल है, फिर वो पहले ही तुषार के लिए क्या भेजो उसे। इंस्टा का रेवेन्यू एक ही बंदा ला रहा है। राहुल गुप्ता की सक्सेस देखो, कैमरामैन लेके डोल रहा है वो साथ। और भाई एक सीनियर आर्टिकल है और वो इसका कैमरामैन बन चुका है। बात मैंने नोटिस करी, क्या भाई? मतलब काफ़ी दिनों से ना मेरे सारे ब्लॉग्स पे 1000-2000 व्यूज से पार ही नहीं हो रहे थे। हाँ भाई मतलब और लास्ट ब्लॉग में तो वहाँ गया था, गोवा गया था, तो उस ब्लॉग में था नहीं, उस पर भाई बहुत सारे व्यूज आ गए। तो मेरे को मत लिया करना भाई। तू ही तो बनोती नहीं है मेरी जिंदगी में, सही बता रहा हूँ मैं। क्या तो मेरी रियल और रियल लाइफ एक है। कहाँ है भाई? फेक है भाई तेरी। कोई नहीं यार, रियल लाइफ तो भाई की मैं ही जानता हूँ। ये तो इसको बोल के करियर बना नहीं बोला। अरे बोलने वाली नहीं थी, मैं बोल रहा था कि अबे तो पार में जनता ने रील बनाने निकला, यहाँ थोड़ी जूता था। मैं बोल रहा हूँ तेरी अरे गर्लफ्रेंड। मैं समझ गया भाई। तू ये बता क्या क्या कर रही है? भाई हम तो सुबह से टाइम पास कर रहे हैं, आज काम नहीं कर रहे। वो कर रही है, उसको मत नहीं निकलना ऑफिस से, तेरे को निकलना तो निकलना कर रही है काम। मैं बताता हूँ, इसे काम करने को दिया था मैंने, 2 घंटे का काम था और ये लगी पड़ी थी कि हाँ करना है। उसमें 2 घंटे वाला कुछ था नहीं, अगर दिमाग लगाती तो 15 से 20 मिनट का भाई काम वो था। नई है, सीख रही है। भाई ऐसे पता है, सुन भाई यही लाइन ना वो नहीं है सीख करके 3 महीने से बोल रही है। एक टाइम पे मेरे को भी लोग ऐसे ही बोलते थे भाई, जब मैं नया था, मैं समझता हूँ इसके दर्द को। जान लो दोनों मुझे के लिए तेरे जैसे सीनियर थे जो मेरे को ऐसे बोलते थे। अपने दोस्त होते हैं ना, वही हमारे दुश्मन होते हैं। अभी पता क्या बोलेगा? ये मत भूल, अभी 2 मिनट, अभी तूने 1 सेकंड पहले ही पूछा You are my only friend, bro. RCM 2324 का अगर अभी क्लेम करा हुआ है तो वो 6A1 में जाएगा। गॉट इट? थैंक यू बोल दे। ऐसे ही है अपना। ये छोटे छोटे लोग हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तनिष आ रहा है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9C की वीडियो। तो 9C क्या होता है? 9C की एप्लीकेबिलिटी होती है, अगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से अबव होता है तो उसको 9C मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, 9C में क्या होता है, तो जब उसने 9 फाइल करी होगी तो सारी चीज़ों को हम ना बुक्स के साथ, जो कंपनी की बुक्स होंगी ना उसके साथ रिकनसाइल करते हैं। जनरली क्या होता है, हमारी बुक्स फाइनेंशियल जो है हमारे, और जो हमारा GST में टर्नओवर जितनी भी डिटेल्स गई हैं उसको हम रिकनसाइल करते हैं, उसको बोलते हैं 9C। ये होता है प्रॉपर ऑडिट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टेबल्स होती है, वो सारी टेबल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो 1 2 3 तो पहले बेसिक 4 तक टेबल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर की टेबल आती है टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर रिकन्सिलेशन। उसके बारे में बताता हूँ। उसमें क्या होता है, हम फाइनेंशियल का टर्नओवर लेते हैं। ठीक है, टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल्स और टर्नओवर एज पर GST रिटर्न्स। ठीक है, फिर जो भी हमारा 9 से आता है तो हम देखते हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जनरली क्या होता है, अनबिल रेवेन्यू। अनबिल रेवेन्यू जनरली सर्विस के केस में होता है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा होगा। कई सारी कंपनियां, मान लो उन्होंने 30% 40% वर्क कर दिया बट अभी इन्वॉइस जनरेट नहीं हुआ, तो 40% तो काम हो गया ना, तो उसके बेसिस पे अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर लेती हैं। तो वो रेवेन्यू उनकी बुक्स में दिख रहा होता है बट वो GST में नहीं आया होता है, तो वो डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमें अनबिल रेवेन्यू जो है हमारा उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्काउंट्स वगैरह। तो डिस्काउंट्स वगैरह पे GST पे टैक्स कटा होता है। ठीक है,
तो वो जीएसटी के टर्नओवर का पार्ट तो है, बट हमारे सेल्स में से वो हमने नेट कर रखा होता है, तो हटा रखा होता है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है टेबल नंबर 5 में, ठीक है। तो हम उसको एडजस्ट करते हैं, और बहुत सारे उसमें अलग अलग कॉलम्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, और हमें कोई कॉलम नहीं मैच करता तो हम उसको अदर्स में डाल देते हैं। फिर नीचे होता है रीजंस। टेबल नंबर 5 में ये सारी चीज़ें होती है, और टेबल नंबर 6 में होता है रीज़न। जो भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका रिकन्सिलेशन का रीज़न देना पड़ता है हमें टेबल नंबर 6 में। इसके बाद आता है टेबल नंबर 7। तो टेबल नंबर 7 में जितना भी हमारा ग्रॉस टर्नओवर ऊपर से आता है ना हमारा, उसमें से हम वो वाला टर्नओवर माइनस करते हैं जिसके ऊपर टैक्स हम पे नहीं करते, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉट जीएसटी वाला टैक्स, ठीक है। और वो कोई भी टैक्स जिस पे रेसिपेंट आरसीएम पे जो हमने कोई भी सप्लाई करी इस पे आरसीएम लगा, रेसिपेंट टैक्स देगा वो वाला। और भी कोई टैक्स जिस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा तो वो वाला। तो मतलब जनरली बेसिक सी बात ये है, जितना भी ग्रोस प्रॉफिट से टर्नओवर हमारा आया है उसमें से वो टर्नओवर जिसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं कर रहे, उसके अलावा सारा हम टैक्स पे नहीं कर रहे वो हटा देते हैं, जिस पे हम पे कर रहे हैं वो रखते हैं, तो उसको रिकनसाइल करते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जीएसटीआर 9 से रिकनसाइल होती हैं, और कोई डिफरेंस आता है तो उसका हमें रीज़न देना पड़ता है। फिर गाइज हमारा टेबल नंबर 8 में तो रीज़न हो गया। इसके बाद आती है टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी हमने पे करी है उसका रेट वाइज बाइफिकेशन देना पड़ता है, कि हमने 5% पे कितना टैक्स दिया है, 12% पे कितना टैक्स दिया है, 18% पे कितना टैक्स दिया है, और उसके अलावा आरसीएम पे जो हमने टैक्स पे करा है, क्योंकि टैक्स पे करा है ना वो भी तो टैक्स लाइबिलिटी हो गई। तो आरसीएम पे जो टैक्स पे किया है वो कितना परसेंट पे, 18% पे, 5% पे, वो सारी बाइफिकेशन जाती है। फिर जो हमारा जीएसटीआर 9 है उससे वैल्यू ऑटो पॉपुलेट आती है, उससे रिकनसाइल होता है। अगर कोई डिफरेंस है तो उसका रीज़न मार्क करना पड़ता है हमें टेबल नंबर 10 में। टेबल नंबर 11, कोई भी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है हमने अभी तो उसको पे नहीं किया तो हमें टेबल नंबर 11 में दिखानी पड़ती है। टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 10 में कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी बनती है जो हमें पे करनी है, पेएबल है बट अभी पे नहीं करी है, तो उसको हमें यहाँ दिखाना होता है, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 12, आईटीसी रिकन्सिलेशन टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, यहीं लोगों को कन्फ्यूजन होती है, यहीं पे लोगों से गलतियाँ भी होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, पहले हम लेते हैं आईटीसी एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, वो ऐड करते हैं। उसके बाद आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड क्लेम इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उसको हम करते हैं माइनस। तो हमारा आता है एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आईटीसी, उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे जीएसटीआर 9 के 7J जो कॉलम है ना हमारा 7J का नेट आईटीसी या वेल्ड वाला, वहाँ से कंपेयर करते हैं। तो कोई भी डिफरेंस आता है उसका रिकन्सिलेशन देते हैं। अब इस पर एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने बता दिया इसके बारे में। आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ये वैल्यू आती है हमारी 6A1 से, क्योंकि हमने उसको बाइफिकेशन दी थी वहाँ पे। तो जो भी पिछले साल का आईटीसी हमने इस साल बुक करा है वो 6A1 में डाला था, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आती है। फिर आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा उसमें दो टेबल्स होती हैं, 8C भी होता है उसी के लिए होता है, और 13 भी उसी के लिए होता है। बट हमें वैल्यू कहाँ से लेनी होती है, 13 से लेनी होती है। क्यों? क्योंकि जो 8C होता है ना, 8C में सारा आईटीसी नहीं आता जो इस साल का अगले साल क्लेम करा है, उसमें नॉर्मल आईटीसी आता है। अगर तुमने मेरी 9 की वीडियो देखी होगी तो। और जो हमारा टेबल नंबर 13 होता है उसके अंदर कोई भी अगर आरसीएम वाला आईटीसी है, इंपोर्ट वाला आईटीसी है, वो सारा का सारा इस साल का आईटीसी जो अगले साल क्लेम करा है वो सारा आता है। तो हमें वो लेना होता है यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा 9 से वैल्यू आती है वो आती है 7J से, उसमें सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्टेड होती हैं। तो नेट आईटीसी अवेल्ड होता है जो 7J का सारा आईटीसी उसको टोटल करके आता है। तो उसके बाद डिफरेंस देखते हैं हम, कोई डिफरेंस है तो उसको हमें रीज़न देना पड़ता है। जैसे हमारी क्लाइंट में भी हुआ था कि हमने ना एक्सेस क्लेम कर लिया था, तो वो डिफरेंस आ गया था, वो अमाउंट मैंने डीआरसी से इंटरेस्ट के साथ पे करवाया और उसका रीज़न मार्क कर दिया कि हमने ये अमाउंट पे करवा दिया विद इंटरेस्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी सारी चीज़ें। बाकी इसमें थोड़ी सी अभी कन्फ्यूजन भी चल रही है लोगों को, पता है क्यों? क्योंकि अब जो 7J में वैल्यू आ रही है वो हमारी ऑटोमेटिक एडजस्टेड वैल्यू आ रही है। लास्ट ईयर का आईटीसी 6A1 में एडजस्ट हो चुका है पहले ही, ठीक है। तो 7J में वैल्यू आएगी उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टेड है वो वैल्यू, और हम उसको दोबारा यहाँ पे एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बट हम कर रहे हैं बुक्स के हिसाब से, जिनकी बुक्स उस तरह से बनती है। तो हमने अपने क्लाइंट्स में कहा क्योंकि हमारी बुक्स उस तरह से बनती हैं, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी ये होती है टेबल नंबर 12। फिर टेबल नंबर 13 में कोई भी रिकन्सिलेशन होता है उसका रीज़न देते हैं हम, ठीक है, मार्क करते हैं। आता है हमारा टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 में जितना भी आईटीसी हमने क्लेम किया था 7J वाला, उसकी वाइफिकेशन देनी पड़ती है कि उसमें से कितना कैपिटल गुड्स का है, कितना एक्सपेंस के लिए, कितना परचेज के लिए, मतलब फाइनेंशियल में जो है ना वो किस किस चीज़ के लिए। तो हमें फाइनेंशियल के हिसाब से उसकी वाइफिकेशन देनी पड़ती है। उसमें से कितना आईटीसी हमारा कैपिटल गुड्स का है, कितना अदर एक्सपेंस का है, वो तुम देख लेना, वो तो जिस चीज़ के लिए होगा उस चीज़ के लिए होता है। और जो भी 12 का डिफरेंस आएगा वो भी यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस, उसका सेम रीज़न मार्क करना पड़ेगा आपको,
15 होता है इसका रिकंसिलेशन का, मतलब जो भी टेबल होता है उसका नेक्स्ट टेबल होता है उसका रिकंसिलेशन। फिर उसके बाद हमारा टेबल नंबर 16 होता है, जो भी हमने अनरिकंसाइल अमाउंट निकाला है, जो भी डिफरेंस निकाले उसको हम पे करवाते हैं, तो हम वहाँ पे दिखाते हैं हमने कितना अमाउंट टैक्स का पे करवाया, कितना इंटरेस्ट का पे कराया, वहीं दिखाना होता है हमें, ठीक है। तो यही सारी टेबल्स होती हैं, यही हमारा 9। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारा फॉर्मेट कैसे कैसे भरा है उसको। तो गाइज ये होता है हमारा टेबल नंबर 5, इसमें यहाँ पर आता है हमारा फाइनेंशियल वाला टर्नओवर। उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट करनी होती है हमारी अनबिल्ड रेवेन्यू और वो सारी यहाँ पे करते हैं। तो कोई भी डिफरेंस आता है, अगर यहाँ पे अनरिकंसाइल अमाउंट आता है तो उसका रीज़न देना पड़ता है हमें यहाँ पे। फिर हमारी नेक्स्ट टेबल आती है, उसमें जितना भी टैक्सेबल टर्नओवर है वो दिखाना पड़ता है, बाकी का टर्नओवर हटाना पड़ता है यहाँ पे, जीरो रिलेटेड एग्जेम्प्टेड वाला, ठीक है। उसका रीज़न देना पड़ता है अगर कोई डिफरेंस है तो। उसके बाद फिर जो भी हमारा टैक्स हमने पे किया हुआ है उसकी वेरिफिकेशन देनी पड़ती है रेट वाइज, कितना रेट का कितना अमाउंट है, ठीक है। 18% कितना है, RCM वाला कितने % वाला कितना है, वो सब दिखाना होता है। उसके बाद हमारा आता है कोई भी एडिशनल अमाउंट रहा है मैंने तुम्हें पे करना था, जो पे नहीं करा वो यहाँ दिखाना होता है। फिर आता है ये ITC वाला, ठीक है। ITC वाला अमाउंट देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है ये फाइनेंशियल कितना है, ये 6A1 वाला अमाउंट कितना है, और ये 7J से वैल्यू आती है 9 वाली, 7J से आती है, ठीक है, ये वाली। और ये अमाउंट होता है टेबल नंबर 13 वाला, ये 6A1 वाला, और ये हमारा नेट अमाउंट बुक्स वाला। कोई भी डिफरेंस होता है तो यहाँ पे आता है, ठीक है, नीचे। उसको फिर हमें दिखाना पड़ता है रीज़न किस चीज़ के लिए है ये, ठीक है। फिर ये हमें दिखाना पड़ता है बुक्स में कैपिटल गुड्स का कितना है, नॉर्मल कितना है, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पे भी सेम डिफरेंस आएगा, उसका सेम रीज़न मार्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर कोई अमाउंट था अनरिकंसाइल तो उसकी हम पेमेंट करवाएंगे, उसको यहाँ दिखाएंगे हम, ठीक है। कितना अमाउंट हमने इंटरेस्ट का पे कराया, कितना हमने किसका कराया, उस सब की वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। बाकी यही है बस हमारा 9C, ठीक है। बस पकड़ ली मारी, बस नहीं सेटल बोल रहा भाई। रास्ते में सांप बना रहे थे। रास्ते में सांप बना रहे थे, डिग्गी खोल के देख रहे हैं उसमें भावेश मिल रहा है बंदा। पुलिस आ गई, पुलिस आ जाए तो बाप दे यार। पैसे मांग रहे। अरे मत बोल साढ़े, अगले दिन रोक लिया, पता लगे कौन था वो। चुप खा रहा है, मत बना, वो देख रहा तेरे को विदेश। इसका 500 रुपये ज़्यादा काटूंगा। राजस्थान से हूँ मैं। फोन करके बोल सर पुलिस आ गई, पुलिस। मालिक मालिक अरे थोड़ा गलती हो गया है। पैसे ले रहे हैं, पैसे ना ले रहे, दे दिए वो तो। रोका क्यों है? फिटनेस के लिए। फिटनेस तो जिम तो जाते हैं भाई, क्या जिम तो बोल जाते हैं इनकी आपकी बोला मैंने कि सारे जिम जाते हाँ। हैं, फिटनेस की क्या जरूरत है? ये बात यार उनकी नई गाड़ी की चाहिए। अच्छा अरे यार भैया ये तो नहीं जा पाती जिम। वाइट चेक हो गया। ये तो नहीं जा पाती। जी नहीं तो बुला कर देख लो सारे बॉडी बिल्डर मिलेंगे। केरला का मैंने कि बुलाओ, उन्होंने कहा नहीं यार तुम बैठ जाके मैं बाद में बात करूँगा। चल मैंने कि चल भैया अब रुकनी पड़ेगी कितनी देर तक? अब पता ना ये फोन करे या वैसे लेना जाऊँ ले जाऊँ कभी कुछ कहने लगे, थोड़ा आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा लो, उनके पास तक ले लो, पीछे करो, ट्रैफिक हटे ना जैसे उनका पीछे करो, यार मार के निकाल दो। हाँ इसको बना दो, इसको बिठा ले चलो, इसे टांग लो बोनट पे।